जी दोस्तों, तो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग पीएचपी के कोड्स को इस्तेमाल करते हुए माई एसक्यूएल की डेटाबेस से कनेक्ट होकर उसकी टेबल से डेटा हम लोग रीड करके फेच करके अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यही काम आप किस तरीके से किसी पीएचपी की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग पैकेजिस्ट वेबसाइट पे आते हैं। मेरी एक वीडियो में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह कंपोज़र से हम लोग पैकेजिस्ट की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही काम जो मैंने सिंपल पीएचपी के कोड्स की मदद से किया था वो मैं अब पीएचपी की एक लाइब्रेरी की मदद से करूँगा। उसकी वजह क्या है, ये जो कोड्स हैं, जैसे मैंने एक फ़ंक्शन लिखा MySQLi_connect और ये फिर उस कनेक्शन को क्यूरी की ये फंक्शन इस्तेमाल करते हुए मैंने डेटाबेस रीड करके नीचे लूप लगा के डेटाबेस का डाटा शो करवाया। अच्छा, कल को मेरा ये वाला प्रोजेक्ट वास्ट हो जाता है, किसी वजह से मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि हमने डेटाबेस इंजन चेंज करना है। यानी आज हम अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस पे हैं तो कल को हम एम एस एसक्यूएल पे चले जाते हैं या ओरेकल पे चले जाते हैं या किसी और डेटाबेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस सूरत में फिर आपने ये जो कोड्स लगाए हैं, ये बेसिकली ये वाले कोड्स जैसे ये फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल की डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए है। किसी और इंजन को ये सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस सूरत में या तो आपको एप्लीकेशन दोबारा लिखनी होगी। लाइब्रेरीज़ का ये फ़ायदा भी होता है कि ऐसी लाइब्रेरीज़ आती हैं कि जिनके अंदर आप सिर्फ एक लाइन का कोड बदल दें और फिर उसके बाद क्या हो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपकी पूरी एप्लीकेशन डेटाबेस शिफ्ट कर जाएगी। या एक और जो लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम माई एसक्यूएल इंजेक्शंस जो है उससे बच सकते हैं। माई एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से जो हैकर्स हैं या वो आपके डेटाबेस को क्रैक कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, आपका डाटा रीड कर सकते हैं। माई एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको मज़ीद डिटेल पता चल जाएगी। मैं किसी वीडियो में माई एसक्यूएल इंजेक्शन के सैंपल भी आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से काम कर सकता है माई एसक्यूएल इंजेक्शन। ये मैं पैकेजेस पे आया तो मैंने ये सर्च किया माई एसक्यूएल क्यूरी बिल्डर, तो ये आप देखें डिफरेंट मुझे पैकेजेस मिले। जैसे सबसे ऊपर जो पैकेज आ रहा है ओरा का, इसके अगर आप पढ़ें तो वो ये कहता है कि ये क्यूरी बिल्डर्स है फॉर माई एसक्यूएल, पोस्टग्री, एसक्यूएल लाइट एंड एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का। यानी ये 1 2 3 4 किस्म के डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करती है ये लाइब्रेरी। आपने कोई काम नहीं करना, इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है तो आप किसी भी एक डेटाबेस इंजन पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने चूँकि स्पेसिफिकली माई सीक्वल का लफ्ज़ सर्च किया था तो ज़्यादातर रिज़ल्ट मेरे पास माई सीक्वल का है। ये है एक उस्मान हलाली पिक्सी के नाम से एक लाइब्रेरी है। चलें इसको हम ट्राई करते हैं। इसको कंपोज़र की कमांड मैं अपने प्रोजेक्ट में आकर ये कमांड इस्तेमाल करूँगा और ये लाइब्रेरी मेरे कोड के अंदर शामिल हो जाएगी। उसके मैं ये जो पहले कोड्स लिखे हैं इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे लूप में भी मैंने ये कमेंट्स कर देता हूँ जो पहले से मैंने कोड लिखे। अब अगर मैं अपना ये पेज रिफ़्रेश करूँगा तो कोई डाटा कुछ नहीं, टेबल का खाली हेडर शो हो रहा है, ये वाला कोई डाटा नहीं। यही काम मैं इस लाइब्रेरी की मदद से करना चाहूँगा। ये आप नीचे देखें इतनी देर में मेरी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए मैंने सिंपल वेंडर के फोल्डर में पड़ी हुई ऑटो लोड फाइल को मैंने इंक्लूड कर लेना है। जितनी भी मैंने कंपोज़र की मदद से लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल की हैं वो शामिल हो गई हैं मेरे स्क्रिप्ट के अंदर। यानी इस वक्त मेरे पास ये लाइब्रेरी इनेबल्ड है जो मैंने ये इंस्टॉल की है। मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया। चलें इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने से पहले मैं ये देख लूँगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो पीएचपी है 5.5 5.4 एंड अबव होनी चाहिए। ये तो काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई अपडेट आया है नीचे, चूँकि मुझे ये
थोड़ा सा ये आइकन्स नज़र आए हैं, इसमें सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, हम इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं करते। ये देखिए मैं इको करवाता हूँ कि हम लोग PHP का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। टेबल से पहले इको PHP वर्जन, आप देख सकते हैं कि मैं 8.1.17 ये वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत पुराना है, मैं इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं करता। बैक आते हैं, MySQL क्यूरी या DB, चलें डिफरेंट ज़रा सर्च करते हैं। ये जो डॉक्ट्राइन DB-AL है, ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। ये इस वक्त सिम्फनी फ्रेमवर्क के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। मेरी तरफ से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है एक ये लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी जो इस वक्त लारावेल में इस्तेमाल हो रही है, एलोक्वेंट के नाम से वो। मगर अभी चूँकि मैं ये बिल्कुल बिगिनर लेवल का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जो PHP डेवलपमेंट के अंदर नए हैं, तो ये थोड़ी सी एडवांस लाइब्रेरी हो जाती है। मैं फ़िलहाल इसके बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ये वाली लाइब्रेरी ले लेता हूँ DB के नाम से जो भी है। इसको जो लाइब्रेरी मैंने पहले इंस्टॉल की थी मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, वैसे वो पड़ी भी रहे मगर बेहतर है। तो आप सिर्फ रिक्वायर की जगह रिमूव लिखें, वो वाली लाइब्रेरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इतनी देर में मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता हूँ। जी, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। हम इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट। ये देखें, इसकी रिक्वायरमेंट में PHP 8 से लेके PHP 8.3 जो इस वक्त तक लेटेस्ट PHP है वो शामिल है। इसका मतलब है कि ये बेहतर लाइब्रेरी है उसकी निस्बत। जी, इसमें चलते हैं। ये कहते हैं कि पहले आप इंस्टॉल करें, जो हमने कर ली। यूजेज का उसमें तरीका बताया कि आप कनेक्शन बनाने के लिए ये कोड इस्तेमाल करें। मैं ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और अपने हेडर में यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वो जो पहले मैंने वेरिएबल्स बनाए थे उनको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ड्राइवर MySQL आई ही रहेगा, होस्ट DB सर्वर, यूज़र नेम DB यूज़र नेम, DB पासवर्ड कोई नहीं है, DB पास का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, और डेटाबेस का नाम DB नेम। ये आ गया। अच्छा, फिर उसने बताया है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में रिज़ल्ट लेने के लिए ऑलमोस्ट इसी तरह के कोड्स हैं। रिज़ल्ट डेटाबेस क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे पास जो टेबल का नाम है वो कस्टमर्स है। जी, मैं अब देखता हूँ रिफ़्रेश करके, कोई एरर नहीं आया। इट्स मीन के डेटाबेस की कनेक्टिविटी का काम मुकम्मल तौर पे हो चुका है। मैं ये जो डिस्प्ले करवाया था PHP का वर्जन वो मैं ख़त्म कर देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अब मैंने डेटाबेस का डाटा यहाँ पर डिस्प्ले करना है लूप लगा के। हम इस लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट देखते हैं। अच्छा, इसने ये कनेक्शन बनाने के दो तरीके बताए हुए हैं। ये अल्टरनेटिवली भी एक मेथड है, मैंने ये ऊपर वाला इस्तेमाल कर लिया है, ये भी ठीक है, तो मुझे इसको ज़रूरत नहीं। आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक जैसा काम करेंगे। जी, ये रिज़ल्ट जब आपने ले लिया, क्यूरी लगा ली, उसके बाद आपने इस तरह लूप लगाना है। अच्छा, इसके लूप में और जो हमने PHP के नेटिव कोड्स लिखे थे उनके लूप में थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो रिज़ल्ट का वेरिएबल इस लाइब्रेरी के थ्रू बना है, ये बस ऑलरेडी मैं देखना चाहता हूँ कि इस रिज़ल्ट के अंदर क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, PHP के अंदर प्रिंट आर उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो क्या रिज़ल्ट, जी, ये एक ऑब्जेक्ट है PHP का, वो आ गया है, और मैं इसको मज़ीद लूप लगा के इससे डाटा ले सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि आप डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल रो में लेके और उसको फिर उसका जो कॉलम है वो आप एज आ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के तौर पे आप उसके कॉलम नेम को कॉल कर सकते हैं। मैं वापस अपने पुराने लूप में ही जाता हूँ, यहाँ पे इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं ये वाले कोड रिप्लेस कर दूँगा वाइल की जगह, लूप बाकी यही चलता रहेगा। और अब जो रो वेरिएबल आ रहा है ये अरे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो जो कॉलम नेम है एज आ अरे एलिमेंट नहीं बल्कि एज आ ऑब्जेक्ट की के तौर पे इसको मैं इस्तेमाल करूँगा।
जी, वही काम यहाँ से ज़्यादा आसानी से हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये जो मैंने डिस्प्ले करवाया था प्रिंट आर, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। रिफ़्रेश, तो ये देखें सेम रिज़ल्ट इस लाइब्रेरी की मदद से आ गया, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट जो मैंने पहले लिया था। अच्छा, मज़ीद जाते हैं। इस लाइब्रेरी की मदद से हम लोग मज़ीद काम कर सकते हैं। उन्होंने एक तो ये तरीका बताया है, दूसरा फ़ेच ऑल करेंगे, अगर वही रिज़ल्ट को फ़ेच ऑल करेंगे तो वेरिएबल अरे आ जाएगा। आप फिर अभी तो मैं ये डायरेक्ट इसको लूप लगा के एक एक एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास अरे आ जाएगा। इस अरे को फिर मैं आगे इस्तेमाल कर सकूँगा, चाहे लूप लगाऊँ या जो भी मेरी ज़रूरत हो। ओके, अरे दो तरीक़ों के, अच्छा जी, ये अरे फिर उन्होंने एक और बताया है एसोसिएटिव अरे के साथ, फैच एसोसिएटिव अरे। ओके, ऐसा करते हैं कि मैं इन दोनों में फ़र्क देख लेता हूँ। ये कमांड भी मैं इस टेबल से पहले प्री का टैग लगाता हूँ। प्री का टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि आप लोगों को डेटे को समझने की आसानी हो। मुझे ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट आर कर लेता हूँ। इसी की ये कॉपी लेता हूँ और ये एसोसिएटिव अरे, और अंदर हमारे टेबल में हम ये देखते हैं कि क्या आईडी मौजूद है। नहीं, हमारे टेबल में आईडी का कॉलम नहीं है, कस्टमर नंबर है, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, कस्टमर नंबर। चलिए देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। जी, ये देखें ऊपर, ये पहले वाली स्टेटमेंट का रिज़ल्ट है जिसमें मैंने फैच ऑल किया। आप देखें कि एक अरे बन गया और हर अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी अरे के अंदर अरे नहीं है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लूप लगाऊंगा इस अरे का तो आगे जो कॉलम नेम है वो मुझे बिल्कुल इसी तरीके से लेना पड़ेगा जैसे ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी को आप रीड करते हैं। जबकि जो दूसरे वाला है फैच एसोसिएटिव अरे, उसमें अंदर वाले एलिमेंट भी गालिबन अरे ही होंगे। ये यहाँ तक ये 122 रिकॉर्ड्स हैं, ये 121 तक ये अरे चलेगा, 0 से स्टार्ट होके, उसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा। जी, ये 121 तक चला, अब ये रिज़ल्ट आया जी, ये। अच्छा, उसका रिज़ल्ट एलिमेंट का एक जैसा ही है, मगर फ़र्क ये है कि पहले तो कीज़ आ रही थी 0 1 2 3 से लेके 121 तक, जो अरे की जो कीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली 0 1 डिसाइड हुई थी। मगर जब मैंने एसोसिएटिव कहा और मैंने उसके अंदर एक कॉलम नेम दे दिया आईडी, तो वो जो की के तौर पे वो कॉलम की वैल्यू सेट हो गई। यानी ये देखें, कस्टमर नंबर की जो वैल्यू 103 थी वो इसकी की नेम बन गई, इसी तरह कस्टमर नंबर 112 था वो इसकी की नेम बन गई। इस तरीके से ये एसोसिएटिव अरे बनाए। अच्छा, मैं इनमें से कोई एक कॉलम उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि की में जो है आप ये कस्टमर नेम डाल दें, लेट्स सी, और ये ऊपर वाली को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मुझे रिज़ल्ट नहीं चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं, अब देखिए अरे बना है मगर अरे की जो है वो कस्टमर नेम। ये फ़र्क है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमने इस्तेमाल की। इस तरह मज़ीद स्टेटमेंट्स हैं, फैच पेयर्स हैं, गेट रो काउंट है। अगर आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, चलें इसको भी हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। कॉपी करता हूँ, यहीं पे मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये प्री से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, मैं अगर प्री नहीं लगाता तो रिज़ल्ट आपको इस तरीके से आएगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा। प्री का फ़ायदा ये होगा कि जैसा रिज़ल्ट आउटपुट दे रहा है, जहाँ पे लाइन ब्रेक है एज इट इज़ लाइन ब्रेक शो करे, जहाँ पे टैब है HTML में एज इट इज़ टैब शो करे। इसलिए प्री का टैग लगाना बेहतर होता है डेटे को समझने के लिए। जी, अब मैं गेट रो काउंट वाला जो मैंने स्टेटमेंट कॉपी की थी उसको करता हूँ, और अब ये देखिए 122 टेबल से ऊपर डिस्प्ले हो गया, टोटल आपके रिकॉर्ड्स की तादाद। इस तरह हम लोगों ने ये लाइब्रेरी, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप
जब कभी भी आप इस्तेमाल करें डेटाबेस की कनेक्टिविटी, तो डेटाबेस की कोई ना कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ उसके रॉ कोड्स। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपका टाइम भी बचेगा, सिक्योरिटी भी। और ये नीचे देखें जो मैं अभी पहले जिक्र कर चुका हूँ कि MySQL इंजेक्शन, उससे आप बच सकते हैं लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करते हुए। बच तो आप अपने PHP के नेटिव कोड्स की मदद से भी सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। मगर इनमें लाइब्रेरी में आपको काम कम करना पड़ता है, डेवलपर्स की टेंशन कम होती है। इसलिए अब ये देखें, ये एक एग्जांपल है, हमको क्यूरी लगा रहे हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर नेम इज इक्वल टू फलाना फलाना जो भी है। तो उसमें आपने डायरेक्ट वो नेम नहीं लिखना, वो नेम जो वेरिएबल में होगा वो यहाँ पे रिप्लेस होगा। और इससे वो जो MySQL से ये वाला जो फंक्शन है इनका क्यूरी वाला, MySQL के इंजेक्शन से बचने के लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होंगे वो ये खुद ब खुद कर लेगा। इस तरह आपका ये कोड सिक्योर हो जाएगा और इंजेक्शन काम नहीं करेगा आपके इन कोड्स के ऊपर। इन जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये तरीका बेहतर है जिस तरीके से आप लोग इसमें MySQL का इस्तेमाल करके डेटाबेस से डाटा फेच करके रीड करके वो आप अपने डेटाबेस में डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग जो एडवांस लाइब्रेरी है डेटाबेस की, एलोक्वेंट की मैंने एग्जांपल दी थी जो कि लारावेल में इस्तेमाल होती है, वो हम अपने PHP के कस्टम प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हुए उससे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकेंगे, रिकॉर्ड रीड कर सकेंगे, रिकॉर्ड डिलीट कर सकेंगे, सारी मैनेजमेंट हम लोग कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। जज़ाकल्लाह।